हेलो बच्चों, कैसे हैं। चलिए आज हम आपको अगला टॉपिक है हमारा प्रत्यास्थता गुणांक। इसके अंदर 3 टॉपिक हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक एंड दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। इनके सूत्र क्या हैं, इनकी परिभाषा क्या है, ये हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं सीधे ही पहला टॉपिक जो हमारा आ रहा है उस पर चल। प्रत्यास्थता गुणांक। देखिए, प्रत्यास्थता हमने कल पढ़ी थी, उसी टॉपिक पे ये प्रत्यास्थता गुणांक है। इसमें भी आपकी प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर प्रतिबल एवं विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अगर प्रत्यास्थता की सीमा है, यानी कि आप किसी वस्तु पर बाह्य बल लगा रहे हैं, विरूपक बल लगा रहे हैं और वस्तु वापस विरूपक बल हटाने से अपनी पूर्वावस्था में लौट आती है, तो इसको प्रत्यास्थता की सीमा कहेंगे। तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल और विकृति, इन दोनों का जो अनुपात है उसको क्या कहेंगे, हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अर्थात प्रत्यास्थता गुणांक क्या है आपका, प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल कल हमने पढ़ा था, विकृति भी हमने पढ़ी थी। तो प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जो प्रतिबल और विकृति पर निर्भर करता है। तो प्रत्यास्थता गुणांक किन किन बातों पर निर्भर करता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिबल और विकृति का अनुपात है, तो इन दोनों पर ही डिपेंड करता है। क्या है ये, कांस्टेंट होता है, ओके, स्थिरांक होता है। अब है प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार। प्रत्यास्थता गुणांक आपने समझा है, अब इसके प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं यहाँ पर हमने। यंग प्रत्यास्थता गुणांक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है और दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक है। ये प्रतिबल और विकृति के मानों पर डिपेंड करता है। इसी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला टॉपिक आ जाते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, इसमें देखिए वही प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर होना चाहिए। इसमें अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति, इन दोनों का जो अनुपात है उसे क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और इसे हम y से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, y से, ओके। तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर आपको क्या करना है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति, इन दोनों का जो रेशो है उसे हम क्या कहेंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, यानी कि अगर कोई वस्तु को आप खींच रहे हो, लंबवत खींच रहे हो, है ना, अनुदैर्ध्य खींच रहे हो, उसको उसी दिशा में खींच रहे हो, तो ये उसका क्या हुआ, उस पर लगने वाला बल अनुदैर्ध्य प्रतिबल हुआ। और विकृति जो उस पर उत्पन्न हो रही है वो अनुदैर्ध्य विकृति हुई। मान लेते हैं यहाँ पर L लंबाई का कोई तथा R त्रिज्या का एक तार है, ओके। L लंबाई है कैपिटल और R उसकी क्या है, त्रिज्या। किसी आधार से लटका हुआ है, जैसे चित्र में दिखाया है। जब तार के निचले सिरे पर हम mg भार लटकाते हैं तो उसकी लंबाई में वृद्धि क्या हो जाती है, डेल्टा L। ये देखिए L लंबाई का ये कोई तार है ना, R त्रिज्या है इसकी, और इसमें mg जो वेट है वो लटकाया गया है, तो इसमें डेल्टा L क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होगा यहाँ पर, अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो गया mg/πr², ओके। mg द्रव्यमान हो गया इसका, πr² क्या है इसकी, क्षेत्रफल हो गया, ओके। तो यहाँ पर अनुदैर्ध्य विकृति हो गई डेल्टा L/L, क्योंकि कैपिटल L जो है उसमें डेल्टा L की चेंजेज है, परिवर्तन है। अतः यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो जाएगा आपका, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात। तो यहाँ पर इसको लगा देंगे, तो ये आ गया आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल तो हो गया आपका mg/πr² और अनुदैर्ध्य विकृति हो गई आपकी डेल्टा L/L। इसमें से ऊपर नीचे कर देंगे तो ये हो जाएगा mgL, L ऊपर पहुंच जाएगा, कैपिटल L कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा ये वाला, ठीक है। और ये रह गया आपका πr² नीचे आ गया, तो ये हो गया mgL/πr²L। ये y का यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान है, और ये होता है, इसका जो यूनिट है वो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। विमेय सूत्र m1L-1T-2, ओके। तो यहाँ पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपने समझा है। अब आ जाते हैं हम
आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। इसमें भी प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अभिलंब प्रतिबल होना चाहिए और आयतन विकृति, इन दोनों के रेशो को इसे क्या किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं किसी वस्तु का आयतन बी है और उस वस्तु पर दाब पी लगाया जाता है, तो उसके आयतन वृद्धि क्या हो जाती है? डेल्टा वी। तो अभिलंब प्रतिबल तो हो गया पी और आयतन विकृति क्या हो गई? डेल्टा वी अपॉन वी। ये देखिए, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो जाएगा? अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति, यानी कि पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, या फिर इसको वी को ऊपर ले जाते हैं तो पी वी अपॉन डेल्टा वी, ये वाला। ठीक है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो गया? बी बराबर पी वी अपॉन डेल्टा वी। इसका भी वही मात्रक होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, और बीमीय सूत्र भी वही होगा, सेम है। अब है आपका तीसरा पॉइंट है दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। ये भी प्रत्यास्थता सीमा के भीतर होना चाहिए। इसमें स्पर्श रेखीय प्रतिबल होगा और स्पर्श रेखीय प्रतिबल यानी अपरूपण प्रतिबल और अपरूपण विकृति। स्पर्श रेखीय प्रतिबल और स्पर्श रेखीय विकृति, इन दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे? दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, और इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? ईटा से। ओके, यहाँ पर देखिए ये चित्र है, इसमें हमने अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगाया है, तो सॉरी स्पर्श रेखीय एक स्पर्श रेखा में लगाया है, और इसमें स्पर्श रेखीय प्रतिबल और स्पर्श रेखीय विकृति उत्पन्न हो रही है। तो मान लेते हैं ए इसका क्षेत्रफल है, कोई ठोस है घनाकार, और इस पर एफ स्पर्श रेखीय बल लगाया जाता है, तो इसमें दिशा में थीटा अपरूपण विकृति उत्पन्न हो जाती है। थीटा कोण पर ये विकृत हो जाता है, तो इसका अपरूपण प्रतिबल हो गया एफ अपॉन ए, क्योंकि बल एफ लगा रहे हैं, ए इसका क्षेत्रफल है, और अपरूपण विकृति होगी इसमें कोण थीटा। तो ये हो जाएगा आपका ईटा बराबर क्या हो जाएगा? एफ अपॉन ए थीटा, यानी कि एफ अपॉन ए थीटा। तो ये ईटा का मान हो गया। इसका भी बीमीय सूत्र वही होगा, इसका मात्रक भी वही होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, देखिए। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक किस भौतिक राशि पर निर्भर करता है या किस भौतिक राशि के समान होता है? तो प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक किसके समान है? दाब के। दाब का और प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक सेम है। दाब का भी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है और प्रत्यास्थता गुणांक का भी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र क्या है? अभी हमने पढ़ा था, पी वी अपॉन डेल्टा वी। पी से व्यक्त करते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा, अभी पढ़ा है हमने। ओके, तो ये है हमारा टॉपिक प्रत्यास्थता गुणांक। इसके 3 प्रकार हो गए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और एक आपका कौन सा था? दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सामने, हुक का नियम, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बार बार इसको पूछा जाता है। तो हुक का नियम क्या है? हुक एक हमारे फिजिशियन थे, उन्होंने इस नियम को दिया था। ये प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत ही होता है। प्रत्यास्थता सीमा के भीतर किसी वस्तु पर कार्यरत प्रतिबल, प्रत्यास्थता सीमा के भीतर किसी वस्तु पर कार्यरत प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू विकृति। ओके, यानी कि अगर प्रत्यास्थता की सीमा है, अगर किसी वस्तु पर आप प्रतिबल लगा रहे हो, बाह्य बल लगा रहे हो, विरूपक बल लगा रहे हो, और वस्तु विकृति उत्पन्न हो रही है, बट उस विरूपक बल को हटाने से वो विकृति हट जाती है पूरी तरह से, तो इसको प्रत्यास्थता की सीमा कहेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत सीधी सी बात है, हुक का नियम क्या कहता है? प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर किसी वस्तु पर कार्यरत प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। यही क्या है? हुक का नियम है। अर्थात प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू विकृति। प्रतिबल इज प्रोपोर्शनल टू
विकृति, या इसको हम लिख सकते हैं प्रतिबल इक्वल टू ई इंटू विकृति। ई क्या है? एक अनुक्रमवादी नियतांक है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ई क्या है? एक अनुक्रमानुपाती नियतांक जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यानी ई बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबल बटे विकृति, जो कि क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। अतः किसी वस्तु पर आरोपित प्रतिबल एवं उसमें उत्पन्न विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक भी कहते हैं। सीधी सी बात है, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और प्रतिबल हमेशा किसके समानुपाती होता है? विकृति के होता है। इसे क्या कहते हैं? हम हुक का नियम कहते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक का मान किस किस पर डिपेंड करता है? वस्तु के प्रतिबल और विकृति पर निर्भर करता है। तो प्रत्यास्थता गुणांक का मान जितना अधिक होगा वस्तु उतनी ही अधिक प्रत्यास्थ होगी। सीधी सी बात है, प्रत्यास्थता गुणांक का मान जितना ज़्यादा होगा वस्तु उतनी ज़्यादा क्या होगी? प्रत्यास्थ होगी। तो प्रत्यास्थता गुणांक क्या है? इसको हमने एक अलग माध्यम से तैयार किया है। इसके सभी प्रकार के बिंदु और परिभाषा आदि सभी इसमें दिया है। ओके, तो यहाँ पर आप सभी के लिए हुक का नियम कंप्लीट हो गया है और प्रत्यास्थता गुणांक भी हो गया, जो आपके 3 प्रकार के हैं। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। नोट कर ले अपनी कॉपी में। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा विकृति। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। विकृति क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, सूत्र क्या है, इसका मात्रक क्या है, विमा क्या है, इसकी यूनिट क्या है, ये सभी इस टॉपिक में आपको बताया जाएगा। तो ध्यान से आप नज़र अपनी बनाए रखें। तो सबसे पहला टॉपिक है विकृति। अभी बार बार विकृति आ रही है, प्रतिबल आ रहा है। प्रतिबल तो आपने समझ लिया, बट विकृति क्या होती है? सिंपल सी बात है, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है, जैसे हम कोई वस्तु है उस पर हम बल लगा रहे हैं अपनी तरफ से, तो क्या होगा? वस्तु के आकार अथवा आकृति में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि वस्तु का जो आकार है या उसकी आकृति है उनमें क्या हो जाएगा? परिवर्तन आ जाता है। अर्थात इसको क्या कहते हैं? वस्तु विकृत अवस्था में आ जाती है। यानी वस्तु का जो आकार आकृति है वो बदल जाता है। इसे क्या कहते हैं? विकृति। पहले जैसी नहीं रहती है, वो दिखती नहीं है हमें उस जैसी, तो इसको हम विकृति कहते हैं। वस्तु के आकार अथवा रूप में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम विकृति कहते हैं। यानी कि वस्तु का जो आकार है या उसका रूप है उसके अंदर जो भिन्नात्मक परिवर्तन हो जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विकृति। स्ट्रेन क्या कहते हैं? स्ट्रेन। ओके, एग्जाम्पल जैसे बताया गया है, जैसे किसी तार पर भार लटकाने पर उस तार की लंबाई बढ़ जाती है, तब तार की लंबाई में होने वाली वृद्धि तथा प्रारंभिक लंबाई के अनुपात को तार की विकृति कहते हैं। यानी कि जो प्रारंभिक लंबाई थी, आपने उसमें वेट लटकाया तो उसकी लंबाई बढ़ गई, परिवर्तित हो गई, तो प्रारंभिक लंबाई के साथ में जो लंबाई में वृद्धि हुई है इसके अनुपात को ही हम क्या कहेंगे? विकृति कहेंगे। तो विकृति का फॉर्मूला क्या है? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ओके, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, ये आप क्लियर समझ लें। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, ना ही इसका विमीय सूत्र होता है। मात्रक विहीन राशि है, इसकी कोई विमा भी नहीं होती है, यानी कि अभिमाहीन राशि है। जब हमने विमाएँ पढ़ाई थी तो उस समय आपको मालूम होना चाहिए कि विकृति कौन, इनकी कोई विमा नहीं होती। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। ओके, विकृति के प्रकार। अब विकृति कितने प्रकार की होती है? विकृति आपने समझ ली। तो इसमें 3 प्रकार की विकृति उत्पन्न हो सकती है, जिसमें एक तो है आपकी अनुदैर्ध्य विकृति, दूसरी अपरूपण विकृति और तीसरी आयतन विकृति। ओके, तो हम एक एक का अध्ययन करेंगे। अनुदैर्ध्य विकृति क्या है? तो पहली विकृति आपकी अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति होती है जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाकर खींचा जाता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, तब वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को ही अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। यानी अगर कोई वस्तु है उस पर बाह्य बल लगाया जा रहा है, उसको खींचा जा रहा है, तो उसकी लंबाई में क्या होगा? परिवर्तन होगा, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, और लंबाई बढ़ जाएगी तो इस लंबाई में जो वृद्धि हो रही है प्रारंभिक लंबाई की तुलना में, इसे ही हम क्या कहेंगे? अनुदैर्ध्य विकृति कहेंगे।
यदि किसी वस्तु की लंबाई मान लेते हैं कैपिटल एल है और बाह्य बल लगाने से इसकी वृद्धि लंबाई में क्या हो गई, डेल्टा एल हो गई है। ये देखिए कैपिटल एल लंबाई थी, डेल्टा एल हो गई है, तो अनुदैर्ध्य विकृति क्या हो जाएगी, डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल। ये हो गया अनुदैर्ध्य विकृति, डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल। कैपिटल एल लंबाई थी, डेल्टा एल में इसमें वृद्धि हुई थी, तो अनुदैर्ध्य विकृति ये हो गई। नेक्स्ट आपकी आती है सेकंड, अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति अभी आपने पढ़ ली अनुदैर्ध्य विकृति, अब है अपरूपण विकृति। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल स्पर्श रेखीय दिशा में लगाया जाता, अब इसमें पहले भी हमने पढ़ा था अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, तो वहाँ पर भी वही था। स्पर्श रेखीय दिशा में अगर हमने कोई विरूपक बल लगाया तो वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाता है, जबकि वस्तु का आयतन अपरिवर्तित रहता है। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसकी केवल आकृति में परिवर्तन होता है। इस स्थिति में वस्तु में उत्पन्न विकृति को क्या कहेंगे, अपरूपण विकृति कहेंगे। तो सीधी सी बात है, अपरूपण विकृति के लिए वस्तु पर जो विरूपक बल लगाया जा रहा है वो कैसे होना चाहिए, स्पर्श रेखीय दिशा में होना चाहिए। ओके, मान लीजिए किन्हीं दो फलकों की दूरी में वृद्धि डेल्टा एक्स हो गई है। फलकों के की जो प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल के अनुपात को अपरूपण विकृति कहते हैं, यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन एल। पहले एल लंबाई थी, डेल्टा एक्स की वृद्धि होगी फलकों में। अब है हमारा आयतन विकृति, यहाँ पर आयतन में परिवर्तन होना चाहिए। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के आयतन में होने वाली वृद्धि तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन विकृति कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर मान लीजिए आपने किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया और उस वस्तु के आयतन में वृद्धि हो गई, तो आपको क्या करना, जो प्रारंभिक वस्तु का प्रारंभिक आयतन था उसकी तुलना में आयतन में जो वृद्धि हुई है, इन दोनों के अनुपात को ही क्या कहेंगे, हम आयतन विकृति कहते हैं। इसे वी से व्यक्त करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, आयतन को वी से व्यक्त करते हैं और आयतन की वृद्धि को डेल्टा वी से। तो आयतन विकृति क्या हो गई आपकी, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, यानी कि डेल्टा वी अपॉन स्मॉल वी। ओके, तो यहाँ पर आपके तीन तरह की विकृति है। तीनों विकृति आपके क्लियर हो जानी चाहिए। पहली आपकी कौन सी थी, पहली देख लीजिए अनुदैर्ध्य विकृति थी, दूसरी अपरूपण विकृति थी, तीसरी आयतन विकृति थी। तो तीन प्रकार की आपकी विकृति है। इन तीनों विकृतियों को आपको अच्छी तरह से अपने नोटबुक में नोट कर लेना है, रोक रोक के इस वीडियो को। ओके, थैंक यू। आपका फ्यूचर सेफ हो, आप अच्छी मेहनत करें, आप अच्छे अंक लेके आएँ। और अगर आपने 11वीं क्लास अच्छे से पढ़ ली तो आपको 12वीं क्लास में फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 12वीं क्लास में फिजिक्स आपके 11वीं क्लास से भी अच्छी होगी, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह से रीड करोगे। तो थैंक यू आप सभी को, आपने इसको रीड किया, इसको पढ़ा। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी बेनिफिट हो। अब नए वीडियो में नए चैप्टर में आपका फिर से स्वागत होगा। तब तक के लिए थैंक यू।